नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गार्गी क्लासेज में। मार्क्सवाद के टॉपिक में अपन आगे बढ़ते हैं। इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद दूसरा सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का। इस सिद्धांत को समझने के पहले अपने को थोड़ा सा इसके बारे में जानना पड़ेगा ताकि अपने को आगे जब अपन पढ़ें तो इजीली समझ में आ पाए। कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र लाना चाहता है, वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज चाहता है। तो कार्ल मार्क्स ऐसी कल्पना करता है कि आने वाले टाइम पर ऐसा वक्त आएगा, एक दिन आएगा जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। सर्वहारा में मजदूर वर्ग को बोलता है, हैव्स नॉट को बोलता है। वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज होगा ऐसा समाज। तो कार्ल मार्क्स से पूछा जाता है कि ऐसी व्यवस्था कैसे आएगी। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इतिहास में भी हमेशा दो वर्ग रहे हैं। कौन कौन से दो वर्ग? पिछले वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया था। एक तो हैव्स और दूसरा हैव नॉट। हर स्थिति में ये हैव्स है पूंजीपति, ये है सर्वहारा या मजदूर वर्ग। तो हर काल में ऐसा रहा है और भविष्य में भी ऐसा होगा कि एक वक्त आएगा जब ये हैव्स को समाप्त कर देगा हैव नॉट। कैसे? क्रांति के माध्यम से। सशस्त्र क्रांति होगी, रक्त रंजित क्रांति होगी, इसके माध्यम से हैव्स को समाप्त कर दिया जाएगा। जब हैव्स ही नहीं रहेगा तो हैव नॉट भी नहीं रहेगा। समाज क्या हो गया? वर्ग विहीन, यानी कोई भी वर्ग नहीं है। अभी क्या स्थिति है? दो वर्ग है। तो इतिहास के आधार पर कार्ल मार्क्स इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता है कि इतिहास में भी ऐसी अवस्थाएं रही हैं। तो कार्ल मार्क्स 6 अवस्थाएं बताता है। 6 में से 4 तो इतिहास के आधार पर व्याख्या करता है कि ये जो 4 अवस्थाएं इनमें वर्ग रहा है, और 2 उसकी काल्पनिक अवस्थाएं हैं जिनकी वह कल्पना करता है। तो कौन कौन सी हैं एक बार आप लिख लीजिएगा ताकि आगे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। पहली अवस्था वो बोलता है आदिम वर्ग विहीन समाज। आर्थिक अवस्थाएं हैं ये। पहली अवस्था है आदिम वर्ग विहीन समाज। नाम से पता चल रहा है आदिम जमाने अपन बोलते हैं। आदिम जमाना जब मतलब पाषाण काल का सा टाइम मान लीजिए आप, वो आदिम वर्ग। तो आदिम वर्ग विहीन समाज है ये समाज वर्ग विहीन है। तो पहली अवस्था तो आदिम वर्ग विहीन समाज। आदिम वर्ग विहीन समाज में कोई वर्ग ही नहीं था, वर्ग विहीन है तो कोई वर्ग नहीं था। दूसरी स्थिति, दूसरी अवस्था वो बताता है दास अवस्था। दास अवस्था, यहाँ पे वर्ग पनप गए। कैसे पनपे वो अपन आगे पढ़ेंगे। दास अवस्था में 2 वर्ग हो गए, एक तो दास और दूसरा मालिक। इसको आप कोरिलेट कर सकते हो कार्ल मार्क्स अरस्तु के समय से। अरस्तु भी दास प्रथा का समर्थक है। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करता है कि दास होने चाहिए। कुछ व्यक्ति पैदा ही इसलिए होते हैं कि वे दास बनना है उनको, इसलिए दास बनने के लिए ही पैदा होते हैं, ये कथन है अरस्तु का। जो युद्ध में जीत करके लाए जाते थे उन्हें दास बना लिया जाता था, दासों की खरीद फरोख्त होती थी। तो दास अवस्था में 2 संबंध बन गए, दास और मालिक का संबंध। तीसरी अवस्था की अपन बात करें तो यह सामंत अवस्था। सामंत अवस्था जो कि बड़े बड़े यूनानी नगर राज्यों के नष्ट होने के बाद में जो व्यवस्थापन भी वो थी सामंत अवस्था। सामंत अवस्था में 2 वर्ग बन गए। एक वर्ग जिसके पास में भूमि नहीं है, ये हैव्स नॉट हो गया, भूमिहीन। भूमिहीन। दूसरा वर्ग है दस्तकार, जिसके पास में भूमि है, ये हैव्स है, और ये है हैव नॉट। भूमिहीन हैव नॉट है और दस्तकार है हैव्स। या इसको सामंत और श्रेणीकार भी कह सकते हैं। सामंत वर्ग जो हैव्स है, और श्रेणीकार लिख लीजिए आप, श्रेणीकार ये मजदूर वर्ग है। तो 3 अवस्थाएं। चौथी अवस्था सामंत के बाद में आया पूंजीवाद। जब सामंतों का पतन हुआ तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो आपने, तो सामंत अवस्था का पतन होता है जब
औद्योगिक क्रांति होती है, जेम्स वाट भाप के इंजन का आविष्कार करता है जो क्रांतिकारी परिवर्तन करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, तो वे पूंजीवाद पनप जाता है। पूंजीवाद जो वर्तमान की अवस्था को मान लीजिए, इसमें दो वर्ग, एक जिसको वह सर्वहारा बोलता है, मजदूर बोलता है, ठीक है, जो हैव टू नॉट बोल सकते हैं, सर्वहारा मजदूर वर्ग, श्रमिक बोल दीजिए। दूसरा है पूंजीपति। पूंजीपति सर्वहारा के साथ में बुर्जुआ, बुर्जुआ बोलता है, जो पूंजीपति है उसको बुर्जुआ बोला जा सकता है। उद्योगपति बोल दीजिए, धनिक बोल दीजिए। ये हैव्स है। ये चार ऐसी अवस्थाएं हैं जो इतिहास के आधार पर समझाने का प्रयास करता है कार्ल मार्क्स कि ये परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन जैसे कि ये पदार्थ मानता है, पदार्थ के आधार पर परिवर्तन को मानता है कि जब जगत में पदार्थ में परिवर्तन होता है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है, तो इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। अब ऐसा समय आएगा जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। इसमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र में एक वर्ग तो होगा सर्वहारा। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में ध्यान रखने की बात है, कई बार स्टेटमेंट आ जाता है पूंजीपति समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि पूंजीपति अभी भी बने हुए हैं, न्यून मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में पूंजीपति अभी भी हैं सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र में। ये पांचवी अवस्था बता रहा हूँ आपको, पांचवी अवस्था का नाम है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। तो सर्वहारा के अधिनायक तंत्र में पूंजीपति समाप्त नहीं हुए हैं, बल्कि पूंजीपति बने हुए हैं न्यून मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में है। छठवीं अवस्था है जिसमें वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज होगा। ये छठवीं अवस्था है, तो ये जिसमें वर्ग की समाप्ति हो गई है, कोई भी वर्ग नहीं है। तो देखिए पहली अवस्था जो पढ़ी अपन ने आदिम वर्ग विहीन समाज, और अंतिम अवस्था वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज, दोनों में वर्ग नहीं है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो आगे के पॉइंट आपको समझ में आएंगे। इतनी बात समझ में नहीं आई है तो इसको रिवाइज कीजिए, नोट पेपर लीजिए, उसमें लिखिए ताकि आगे की बात को आप समझ पाएँ, अन्यथा आगे की बात भी आपको समझ में नहीं आने वाली है। चलिए अपन आगे चलते हैं। आर्थिक नियतिवाद सिद्धांत मार्क्स ने अपनी पुस्तक में दिया है, पुस्तक है दास कैपिटल और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। उद्देश्य क्या है, मैंने बताया आपको कि इसका उद्देश्य यह है कि कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर भविष्य में आर्थिक संबंधों को निर्धारित करता है। इतिहास की चार अवस्थाएं बताता है, फिर भविष्य की दो अवस्थाओं की कल्पना करता है और इनमें आर्थिक संबंधों का निर्धारण करने का प्रयास करता है। आधार संरचना, अवसंरचना सहायक संरचनाओं का निर्माण करती है। अब कार्ल मार्क्स के अनुसार आधार संरचना क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार जो आर्थिक संरचना है, ये आर्थिक संरचना ही आधार संरचना है। आधार संरचना मतलब बेस, कि एक ऐसा बेस है आर्थिक संरचना जो अन्य संरचनाओं का निर्माण करती है। ऐसा अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में पढ़ा था कि संपूर्ण जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, सबका निर्धारण कौन सी व्यवस्था करती है? आर्थिक संरचना जैसी होगी वैसी ही राजनीतिक संरचना होगी, ऐसा कहना है कार्ल मार्क्स का। तो इसको आधार संरचना बोलता है। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक ढांचा आर्थिक ढांचे से निर्मित होता है। इसका उल्लेख दास कैपिटल में किया गया है। ऐतिहासिक की क्या मतलब? हर प्रकार के ढांचे को, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, सब किससे बना है? कार्ल मार्क्स के अनुसार आर्थिक ढांचे से बना है, ऐसा वह लिखता है दास कैपिटल में। कार्ल मार्क्स की कोटेशन है, समाज में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, बौद्धिक और कानूनी श्रेणियां और नैतिकता और सामाजिक स्थिति सभी के पीछे भौतिक पदार्थ कार्य करता है। अब इन सब का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? अर्थव्यवस्था के माध्यम से होता है। कहने का मतलब जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी अन्य व्यवस्थाएं होंगी, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। जाति, धर्म, रक्त संबंध, वर्ग, मानवीय चेतना, सामाजिक स्थिति, कानून, विधि, नियम, परंपराएं, राज्य, राजनीति के कार्य, राजनीतिक दल, सबका निर्धारण आर्थिक संबंधों से ही होता है। ठीक है, मैंने ऊपर समझा दिया आपको, इसलिए सिर्फ रीडिंग लगा रहा हूँ। कार्ल मार्क्स की कोटेशन है, मानवीय चेतना सामाजिक स्थिति का निर्धारण नहीं करती है, अभी तो मेरी चेतना का निर्धारण सामाजिक स्थिति करती है। देखिए, चेतना को नहीं मानता है कार्ल मार्क्स, लेकिन यहाँ पे भी चेतना की बात कर देते हैं, ये आलोचना है। तो मतलब इसका कहना है कि मैं क्या सोचूंगा, मेरी चेतना यानी मुझे क्या सोचना है, इसका निर्धारण कौन करेगा? सामाजिक स्थिति। और सामाजिक स्थिति का निर्धारण कौन करता है? आर्थिक स्थिति।
यानी जैसी आर्थिक स्थिति होगी वैसी सामाजिक स्थिति होगी, और जैसी सामाजिक स्थिति बन जाएगी वही मैं सोचने लग जाऊंगा। तो मानवीय चेतना सामाजिक स्थिति का निर्धारण नहीं करती है, बल्कि मेरी चेतना, मुझे क्या निर्धारण करना है, मुझे क्या निश्चित करना है, इसका निर्धारण सामाजिक स्थिति करती है। कार्ल मार्क्स भावी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, भावी कार्यक्रम का मतलब जो भविष्य की दो स्थितियां आएंगी, अवस्थाएं आएंगी, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र आएगा, तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज लाने के लिए यह भावी कार्यक्रम, दो भावी कार्यक्रम है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र लाना है और वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज लाना है। इस भावी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए ऐतिहासिक संबंधों की व्याख्या प्रत्येक युग और स्तर पर आर्थिक संबंधों के आधार पर करता है। ठीक है, तो 6 स्टेप हैं इसकी। पहली स्टेप आ गई है आदिम वर्ग विहीन समाज, प्राकृतिक शोषण विहीन समाज। प्राकृतिक अवस्था है ये, जिसमें वर्ग है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस अवस्था में चल अचल संपत्ति, भूमि, पूंजी आदि का निर्धारण ही नहीं हुआ था, बाजार में विनिमय मूल्य नहीं आया था, इसलिए इस अवस्था में परिवार और व्यक्ति विकसित रूप में नहीं था। अब जब व्यक्ति विकसित रूप में नहीं था, विनिमय मूल्य नहीं आया था, पूंजी का आदि का निर्धारण नहीं हुआ था, तो भूमि, पूंजी आदि पर किसी एक वर्ग का नियंत्रण नहीं था, यानी हैव्स नहीं था। अब हैव्स नहीं था तो हैव नॉट भी नहीं था, ये नहीं था, मोड ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं था। ये वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज था, इसलिए आर्थिक संरचना नहीं थी। अन्य अवसंरचना सामाजिक राजनीतिक विकसित ही नहीं हुई थी। यानी इस अवस्था में क्या था? सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है वर्ग विहीन समाज है। वर्ग विहीन क्यों है साहब? क्योंकि आर्थिक आधार तय ही नहीं हुआ था, कोई भूमि पूंजी इन पर किसी का नियंत्रण ही नहीं था, प्राकृतिक रूप से मानव रहता था। दास अवस्था आ गई दूसरी, इसको आप अरस्तु से कोरिलेट कर लेना समझने के लिए, समझने के लिए क्या वास्तव में यही थी। समाज में आवश्यकता के कारण एक विशेष वर्ग ने कुछ व्यक्तियों पर शारीरिक और मानसिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। आवश्यकता, क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अब व्यक्ति में चेतना आने लगी। व्यक्ति जो जंगलों में रहता था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था, अब वह भूमि पर, पूंजी पर, इन पर नियंत्रण स्थापित करने लगा। छोटे छोटे कबीले, राज्य बनने लगे, तो अब सैनिकों की आवश्यकता होने लगी। तो सैनिक कौन बनेगा? या और भी बहुत सारे काम होते थे राज्य में, तो आवश्यकता होने लगी। उस आवश्यकता के कारण एक विशेष वर्ग ने कुछ व्यक्तियों पर शारीरिक और मानसिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये विशेष वर्ग जिसने नियंत्रण स्थापित किया, ये तो हो गया मालिक, और इस वर्ग की सेवा करने वाला आजीवन बेगार। बेगार मतलब जिसे कार्य करा लिया और पारिश्रमिक नहीं दिया गया, और जिस श्रम कर रहा है, ये क्या हो गया? दास वर्ग। ये दोनों वर्ग आर्थिक संबंधों पर निर्धारित हुए, मालिक और दास। इस स्थिति में दास हैव नॉट तथा मालिक हैव बना। इस स्थिति से बौद्धिक, कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक समाज का निर्माण हुआ। तीसरी अवस्था आती है सामंत अवस्था। क्लियर? दूसरी में दास और मालिक का निर्माण। तीसरी अवस्था है सामंत अवस्था। सामंत अवस्था में क्या हुआ? देखिए, बड़े बड़े नगर राज्य बन गए थे, तो बड़े बड़े नगर राज्यों की देखरेख के लिए राजा क्या करते थे, या शासक क्या करता था कि छोटे छोटे परगने, छोटे छोटे क्षेत्र दे दिया करता था, और वहाँ पर किसी को नियुक्त कर देता था। जिसे नियुक्त करता था वो जमींदार कहलाता था या सामंत कहलाता था। लेकिन जब इनमें सामंत भी क्या हुई, एक ऐसी स्थिति आई जब ये एक हो गए और इन्होंने उनको, जो शासक थे वो पराजित होने लगे, सामंत दुश्मन राजाओं से मिलने लगे और अपने क्षेत्र के शासक बन बैठे, वो थी सामंतीय अवस्था, व्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्यों आया? हैव अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। कौन है हैव? सामंत, जो जमींदार थे, ये अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। इस युग में सामंत और श्रेणीकारों ने दस्तकार व भूमिहीन व्यक्तियों का शोषण किया। उनको श्रम व कार्य क्षमता का पर्याप्त पैसा नहीं दिया गया, इसलिए पुनः दो वर्ग, शोषल वर्ग व शोषित वर्ग। शोषित वर्ग, यह शोषक, ये शोषक लिखा हुआ है, शोषक, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। तो क्या हो गए? सामंत और दस्तकार। ये स्थिति आ गई तीसरी अवस्था में। ऐतिहासिक आधार पर व्याख्या में ये चौथी अवस्था है और अंतिम अवस्था है पूंजीवाद, जो वर्तमान में चल रहा है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित हुआ है।
इसमें बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां, पूंजी प्रवाह है, औद्योगिकरण, तकनीकी विकास हुआ है, जिसके कारण उद्योगों पर नियंत्रण पूंजीपतियों का स्थापित हो गया। जो शोषक वर्ग बना, पूंजीपति शोषक हो गए, और वह वर्ग जो पूंजीपतियों से श्रम उत्पादित करता था उसको शोषित वर्ग कहा गया है। श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग कहा गया है, यानी दो वर्ग बन गए, एक पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। अब आती है पांचवी अवस्था, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र। यह भविष्यकालीन है। अब कार्ल मार्क्स कल्पना करता है कि जब हर युग में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन का कारण पदार्थ है, यानी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो यहाँ भी परिवर्तन होगा। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, भविष्य में व्यवस्था बदलेगी। हैव और हैव नॉट, यानी पूंजीपति और श्रमिक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष होगा। जैसे पूछा जाता है भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे संघर्ष होगा, तो ये कहता है, थोड़ा सा समझ लीजिए ब्रीफली। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि पूंजीपति नए नए बाजार खोजेंगे, साम्राज्यवाद की नीति अपनाएंगे। नए नए बाजार खोजेंगे तो श्रमिकों का आदान प्रदान होगा। जब एक देश से दूसरे देश में श्रमिक जाएंगे तो वे आपस में मिलेंगे। जब आपस में मिलेंगे तो उनमें संपर्क होगा, संपर्क से सहयोग बढ़ेगा, और फिर वो पूंजीपतियों के विरुद्ध, उनको पता चलेगा कि हमारा शोषण हो रहा है, तो पूंजीपतियों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति कर देंगे, सारे पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे। लेकिन सारे पूंजीपति इस अवस्था में समाप्त नहीं होते हैं, कुछ पूंजीपति रह जाते हैं, उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। पढ़ते हैं आगे। तो भविष्य में व्यवस्था बदलेगी, हैव और हैव नॉट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष होगा, जिसका कारण शोषण से मुक्ति प्राप्त करना है। पूंजीपति उद्योग पूंजी प्रवाह है पर नियंत्रण स्थापित करता जाएगा। अधिक उत्पादन के लिए अन्य देश में बाजार ढूंढेगा, वहां पर उद्योग स्थापित करेगा। श्रम करने के लिए श्रमिक ले जाएगा, लेकिन श्रमिकों का अत्यधिक शोषण होने के कारण श्रमिकों में चेतना, सहयोग व संपर्क उत्पन्न होगा। वह एकजुट होकर शोषण से मुक्ति के लिए पूंजीपति के खिलाफ सशस्त्र क्रांति कर देंगे। इससे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। अब बात आती है वर्ग विहीन समाज की रचना, अंतिम अवस्था। वहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा नहीं है, सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र में आप नोट कर लीजिएगा कि सभी पूंजीपति समाप्त नहीं होते हैं इस अवस्था में, ठीक है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, अब आगे है वर्ग विहीन समाज की रचना। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र पूंजीपतियों को सशस्त्र क्रांति से समाप्त कर देगा, किंतु जब तक सारे पूंजीपति समाप्त नहीं हो जाते तब तक सर्वहारा वर्ग शासन करेगा। यद्यपि पूंजी प्रवाह है, उद्योग, तकनीक, उत्पादन, समस्त पूंजी, उत्पादन, वितरण, भूमि पर समाज का नियंत्रण होगा। जब समस्त पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तब सर्वहारा वर्ग भी समाप्त हो जाएगा, राज्य का विलोपन हो जाएगा, इसलिए रैशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन स्थापित हो जाएगा। अतः हैव नहीं है तो हैव नॉट भी नहीं होगा। अतः ये कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्कृष्ट विकसित वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज होगा। इतिहास की इस आर्थिक व्याख्या को कार्ल मार्क्स आर्थिक नियतिवाद की संज्ञा देता है। नियतिवाद का तात्पर्य होता है कि नियत है, ये फिक्स है, निश्चित है कि ऐसा होगा ही होगा, यह है नियतिवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये नियतिवाद का सिद्धांत दर्शन शास्त्र में नैतिकतावाद का सिद्धांत है। तो कार्ल मार्क्स आर्थिक नियतिवाद नाम देता है इसको, कि निश्चित है कि एक दिन श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करेंगे, सारे पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे। ऐसी बात वह पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में वह उत्पादक संबंधों के साथ उत्पादक संरचनाओं की भी व्याख्या करता है। यह है कार्ल मार्क्स के 6 सिद्धांत। इसमें 6 अवस्थाएं हैं दूसरे सिद्धांत में। अब आती है बात विशेषता। क्या विशेषता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो अपने पढ़ा है इसका सार क्या है, आप खुद, यदि अभी भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, यदि आपने 6 अवस्थाएं पढ़ी हैं जैसा मैंने बताया तो भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसका सार देख लेते हैं अपन। पहले विशेषता, समाज का निर्धारण कौन करता है? आर्थिक संबंध। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है? अर्थव्यवस्था का। धर्म, रीति, परंपरा, कानून, नैतिकता, विधि, विचार, चेतना, सबका निर्धारण पदार्थ द्वारा होता है। अर्थव्यवस्था का परिवर्तन संपूर्ण समाज में परिवर्तन लाता है, इसलिए इसके परिवर्तन का मूल कारण भौतिक है, ना कि ईश्वर। महापुरुष, नेता, प्रबुद्ध व्यक्ति और पादरी, ये कोई नहीं है, न तो ईश्वर कोई परिवर्तन का मूल कारण है, न महापुरुष नेता, न प्रबुद्ध व्यक्ति, न कोई पादरी, बल्कि परिवर्तन का मूल कारण क्या है? परिवर्तन का मूल कारण भौतिक पदार्थ है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति इसलिए बदलती है
क्योंकि शोषक उत्पीड़क वर्ग सदैव बना रहता है। समझ में ये बात कि हर अवस्था में उत्पीड़क वर्ग रहा है, शोषक वर्ग रहा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐसा नहीं है कि वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज आ जाएगा चाहिए उत्कृष्ट व्यवस्था है। इसमें वापस वाद होगा, प्रतिवाद होगा, संवाद होगा इसमें, और वापस ये व्यवस्था आ जाएगी। दास अवस्था, सामंत अवस्था, पूंजीवाद अवस्था, ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा, ये चक्र है जो चलता रहेगा। अर्थव्यवस्था की प्रकृति इसलिए बदलती है क्योंकि शोषक उत्पीड़क वर्ग सदैव बना रहता है। आलोचना। समाज में परिवर्तन लाने का मूल कारण मानवीय चेतना व मानवीय भावनाएं हैं। परिवर्तन की बात तब होगी जब किसी में चेतना आएगी, जब भावनाएं प्रकट होंगी कि हमारा शोषण हो रहा है, बिना चेतना के नहीं हो सकता है। तो पदार्थ परिवर्तन नहीं लाता है, बल्कि परिवर्तन कौन ला रहा है? मानवीय चेतना, मानवीय भावना। ये आलोचना है। और चेतना का प्रतिनिधित्व हमेशा एक प्रबुद्ध वर्ग करता है, समझदार वर्ग के द्वारा चेतना का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कार्ल मार्क्स दो ही वर्ग मानता है, एक पूंजीपति वर्ग यानी एक हैव है, एक हैव नॉट, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग, दो ही वर्ग मानता है। वह मध्यम वर्ग की उपेक्षा कर देता है। कुछ घटनाएं अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी होती हैं, फिर भी राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित कर देती हैं। कार्ल मार्क्स ये कहता है ना कि अर्थव्यवस्था ही राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन कर देती हैं, लेकिन वह अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी होती हैं। जैसे पन्नाधाय, महाराणा प्रताप पन्नाधाय के बारे में सुना होगा आपने, जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया था। राजनीति की व्यवस्था कानून और विधि से अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। कानून बना दे कि भाई बाहर की कंपनी, अमेरिकन कंपनी भारत में नहीं आ सकती है, तो क्या अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा? तो कानून और विधि से भी अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता है। ये दो सिद्धांत थे। तीसरा सिद्धांत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। थैंक्स।